नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन, उस समय के समाज, धार्मिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि सिंधु सभ्यता क्या है, इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन की, इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ तक था और इसके विभिन्न चरणों के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन। जो सिंधु सभ्यता थी वो पूर्णतः नियोजित थी। इसमें जो नगर बसाए गए थे वो आयताकार ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। आयताकार ग्रिड पद्धति कैसे होती है, जैसे कि ये है, ठीक है। इसमें जो सड़कें होती थी वो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। इससे क्या होता था कि जो हवा अगर चलती थी तो वो सारे कूड़े को ऐसे एक साथ बहा के ले जाती थी। तो इसके बाद जो सिंधु सभ्यता के नगर थे, जैसा कि हमें पता है कि यह नगरीय सभ्यता थी, तो इसमें जो नगर थे उनको दो हिस्सों में बांटा गया था। एक था पूर्वी हिस्सा और एक था पश्चिमी हिस्सा। जो पूर्वी हिस्सा था उसको माना जाता है कि यह आम जनता के रहने की जगह थी, ये निचला स्थान था। और इसमें भी वैसे तो मोस्टली घेराबंदी नहीं होती थी, परंतु कालीबंगन और सुरकोटदा से हमें घेरेबंदी के साक्ष्य मिले हैं। इधर पश्चिमी हिस्सा, तो पश्चिमी हिस्सा क्या होता था, वो थोड़ा ऊंचाई पर बनाया जाता था। माना जाता है कि प्रशासक लोग या फिर व्यापारी लोग, इनका ही प्रभुत्व था उस समय, तो ये लोग शायद वहाँ पे रहते हों और इनकी घेरेबंदी भी की जाती थी। सिर्फ एक ही लोकेशन है जिससे हमें पता चलता है कि जो नगर था उसका विभाजन 3 भागों में किया गया था, वो है धौलावीरा। बाकी मोस्टली जगहों को 2 भागों में बांटा गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पश्चिम के सार्वजनिक भवन। तो जो इसमें 2 भवन थे, एक था स्नानागार, एक था अन्नागार। ये दोनों के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि ये मोहनजोदड़ो में थे। तो स्नानागार सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारत थी। धार्मिक अनुष्ठान के लिए इसका यूज़ किया जाता था और माना जाता है कि जो प्रशासक और व्यापारी लोग थे वो मनोरंजन के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हों, और यह आयताकार रूप में था। अन्नागार ये सबसे बड़ी इमारत थी और इसका यूज़ क्यों करते थे, कुछ लोग मानते हैं कि व्यापार की जानकारी मिलती है इससे, क्योंकि व्यापार के लिए इसका यूज़ होता हो कि सारी चीज़ें इकट्ठा करके वहाँ पे रख दो और उसके बाद व्यापार में उनको यूज़ करो। हो सकता है कि टैक्स के लिए, कि टैक्स को कर को यहाँ पे एकत्रित करके रखा जाता हो, तो हो सकता है कि उस समय कर का प्रचलन हो। और आपदा के लिए, कि जैसे कोई भी आपदा आ जाए तो उसके लिए भी कुछ संग्रह होना चाहिए। इसके बाद है पकी हुई ईंटों का प्रयोग। इस समय पकी हुई ईंटों का प्रयोग घर बनाने में, सड़क निर्माण करने में और नाली में, ठीक है, नाली बनाने के लिए भी और ढकने के लिए भी। और जो ईंटें होती थी वो अंग्रेजी के एल अक्षर के शेप में होती थी। मकान, इनके जो मकान होते थे वो आयताकार व वर्गाकार होते थे। साथ में बहुमंजिला इमारतों के भी साक्ष्य हमें मिले हैं। मकानों में बीच में आंगन होता था, चारों तरफ कमरे होते थे, खिड़कियां अंदर की तरफ खुलती थी, ठीक है। अंदर की तरफ खुलती थी मतलब है कि गली में जो मेन गली होती थी उसकी तरफ नहीं खुलती थी। शौचालय भी सभी घरों में थे। कालीबंगन और रंगपुर से हमें कच्ची ईंटों के भी साक्ष्य मिलते हैं। अब हम सैंधव समाज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो सैंधव समाज था, मोस्टली मानते हैं कि समतामूलक समाज था, परंतु उसमें वर्ग विभाजन का भी हमें साक्ष्य मिलता है, क्योंकि वर्ग के आधार पर विभाजन हो, क्योंकि जो पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा में इसको बांटा गया था। जो पश्चिमी हिस्सा था उसमें जो मोस्टली प्रशासक वर्ग रहते थे और जो पूर्वी हिस्सा था उसमें सामान्य वर्ग रहता था। और उस समय का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। इसका साक्ष्य हमें मातृ देवी की मूर्तियों से मिलता है। इसके बाद है मनोरंजन के लिए उनके क्या क्या साधन थे। तो वो लोग शिकार करते थे, नृत्य संगीत करते थे। नृत्य और संगीत का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, जिससे हमें नृत्य और संगीत का पता चलता है। पासा, शतरंज, ये सब भी वो खेलते थे। इसके बाद है आभूषण। तो पुरुष व महिला दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। उनके जो आभूषण होते थे वो सोने, मन के, इन सभी के होते थे, और काजल का भी वो प्रयोग करते थे। इन सब के साक्ष्य हमें चनहुदड़ो से मिले हैं। प्लस वो काली चूड़ी का भी प्रयोग करते थे, इसका साक्ष्य हमें कालीबंगन से मिला है। और जो उनके वस्त्र होते थे वो बुने व ऊन के कपड़े के होते थे।
इसके बाद है शवाधान। तो 4 प्रकार के शवाधानों का वर्णन मिलता है। पूर्ण समाधिकरण, इसमें पूरा शरीर दफनाया जाता था। आंशिक समाधिकरण, इसमें जो पक्षी होते थे वो उसको खाने के बाद जो शरीर बच जाता था उसको दफनाना। इसके बाद है विस्तारित शवाधान। इसमें क्या है कि न्यूनतम हड्डियों का समाधिकरण कर दिया जाता था। इसका साक्ष्य हमें केवल सनौली से नेपाल बॉर्डर के पास से मिलता है, बाकी किसी जगह से इसका साक्ष्य नहीं मिला है। और दाह संस्कार की प्रथा का प्रचलन था। इसके बाद आता है सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था, कि उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी। कृषि, सबसे पहले उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। वो लोग मोस्टली नवंबर में फसलें बोते थे और अप्रैल में काट लेते थे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मतलब ऐसा रहता था कि नवंबर से पहले वहाँ पे मतलब बाढ़ आई रहती थी, तो इसीलिए वो नवंबर में फसलें बोते थे और अप्रैल आने तक वो काट लेते थे। जलवायु आधारित कृषि करते थे। मुख्य फसलें कौन कौन सी थी उनकी? एक तो थी कपास, जौ, चावल, गेहूं और बाजरा। हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनावली में मिट्टी का एक खिलौना मिला है, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे हल का प्रयोग जुताई के लिए करते थे। जुता खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हमें मिला है कालीबंगन से। 2 फसलों के प्रमाण, मतलब कालीबंगन से हमें ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि 2 फसलें एक साथ बोई जाती हों। इसके बाद है मतलब उस समय क्या होता था? अधिशेष उत्पादन होता था। इसका साक्ष्य और प्रमाण हमें अन्नागार से मिलता है, क्योंकि अगर अन्नागार का प्रयोग इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि जो यूज़ में आने के बाद जो चीज़ें बच गई हैं उनको हम, उस अनाज को हम अन्नागार में रख सकते थे। सिंचाई के लिए कुएं का प्रयोग किया जाता था, नाले का प्रयोग किया जाता था। और धोलावीरा से हमें साक्ष्य मिलते हैं तालाब और बांध के, तो हो सकता है इनका प्रयोग भी सिंचाई के लिए किया जाता हो। और नहर के साक्ष्य हमें केवल अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है पशुपालन। पशुपालन का उद्देश्य था दुग्ध उत्पादन और यातायात बैलगाड़ी। ठीक है, पशुओं का प्रयोग 2 चीज़ों के लिए किया जाता था, एक तो दूध उत्पादन करने के लिए और एक यातायात के लिए। ठीक है, उसके बाद है पशु, गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, ऊंट। घोड़े से वो लोग परिचित नहीं थे, सिर्फ सुरकुर्दा यानी कि गुजरात से घोड़े के कुछ प्रमाण मिले हैं, बाकी इतना फेमस नहीं था। अन्य व्यवसाय क्या क्या थे? लोग किसान थे, बुनकर थे, मूर्तिकार थे, कुम्हार थे और कांस्य शिल्पकार थे। क्योंकि इसको हम कांस्य मतलब सभ्यता भी बोलते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे कांस्य का भी खूब प्रयोग किया जाता था, यानी कि कांसे का। व्यापार, उस समय 3 प्रकार का व्यापार होता था: अंतर शहर, अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय। अंतर शहर का मतलब है कि जो मतलब शहर के अंदर ही व्यापार किया जाना। अंतरराज्यीय व्यापार में क्या होता था कि तांबा राजस्थान से लाया जाता था, सोना दक्षिण कर्नाटक से, सेलखड़ी गुजरात से और हरितमणि दक्षिण भारत से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए मध्य एशिया और मेसोपोटामिया फेमस थे। अब जानते हैं कि हम किन किन चीज़ों का निर्यात करते थे। तो हम कपास, टेराकोटा के खिलौने और उत्पादित वस्तुएं यानी कि फिनिश्ड गुड्स को हम निर्यात करते थे। और हम आयात क्या क्या करते थे? तो हम सोना हम अफगानिस्तान से आयात करते थे, चांदी भी अफगानिस्तान से आयात करते थे, टिन भी अफगानिस्तान प्लस ईरान से। तो इसमें देखने को मिल रहा है कि मोस्टली चीज़ें हम अफगानिस्तान से तो आयात कर ही रहे थे। तांबा बलूचिस्तान से, लाजवर्दमनी अफगानिस्तान के बदख्शां प्रांत से। तो हमारे अफगानिस्तान से काफ़ी अच्छे रिलेशन थे उस समय। व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। मोहरों को अभी प्रयोग किया जाता है, हमें मोहरों के भी साक्ष्य मिले हैं। प्लस बाट व माप प्रणाली ये सब भी प्रचलित थी कि माप तोल कर चीज़ें की जाती थी। अब हम सिंधु सभ्यता की धार्मिक स्थिति पर चर्चा करते हैं। धार्मिक स्थिति की वैसे तो हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, परंतु वो लोग माना जाता है कि ऐसा मानते हैं कि प्रकृति की पूजा करते होंगे, क्योंकि मोहरों पर जानवरों, पेड़ों और मातृ देवी की ही प्रतिमा मिलती है। मंदिरों के हमें कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। आद्य शिव की पूजा हो सकता है वो करते हों, क्योंकि हमें कुबड़वाला सांड, पशुपतिनाथ की मोहर, ये सब मोहरों पर मतलब चित्रित था। ये सब का मतलब पशुपतिनाथ का साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है। ताबीज़ का मतलब वो लोग, हो सकता है कि वो लोग भूत प्रेत में भी मानते हों।
तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेंधा सभ्यता की कला, उसके पतन के कारण और उसमें क्या क्या मतलब उसका योगदान था आज के समय में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।